जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री के थीम 3 को कवर करेंगे और इसमें हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया है। किनसी कास्ट एंड क्लास के तहत ये चैप्टर है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग सीखने को मिलेगा। इसका फर्स्ट पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो पहले उसे कवर कर लीजिए चैनल में जा करके, और ये इसका सेकेंड पार्ट होगा। और इस चैप्टर से ढेर सारे सवाल यूपीएससी के कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इंक्लूडिंग सीडीएस, सिविल सर्विसेज, एनडीए। उन क्वेश्चंस को भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्विक रिकैप कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने महाभारत के विषय में बात की, क्रिटिकल एडिशन को देखा, और इसके बाद किनशिप एंड मैरिज यानी बहुत सारे जो अलग अलग तरीके के रूल्स हैं किनशिप से संबंधित, और मैरिज के भी हमने टाइप्स देखे थे, उन चीज़ों को हमने कवर किया। इसके बाद ये जो किनफॉक क्वेरल्ड क्यों हुए यानी लैंड वाली जो इशू थी उसे भी समझा। रूल्स क्या थे मैरिज के, ये वाला टॉपिक हमने देखा। वुमेन की गोत्रा किन चीज़ों से डिसाइड होती थी, इनसे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वो भी हमने कवर किया। सातवाहन डायनेस्टी के ऊपर ढेर सारे सवाल पूछे जाते हैं, जिनमें ये सवाल बहुत प्रमुखता से पूछा जाता है कि जो इनके नेम हैं वो मैट्रिलिनियल होते थे, यानी माता के आधार पर नाम रखे जाते थे। बट मैंने आपको ध्यान रखने के लिए कहा है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी गया है और पूछा भी जाता है कि ये जो सोसाइटी थी ये इनकी कैसी थी। तो ये आप पढ़ सकते हैं, इनकी जो सोसाइटी थी ये पैट्रिलिनियल ही थी, यानी किंग उसके बाद उनके सन ही गद्दी पे बैठते थे, बट जो नाम रखे गए थे वो मैट्रिलिनियल थे। तो यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन का स्कोप हो सकता है। अब यहाँ से द राइट ऑक्यूपेशन, यहाँ से हमने देखा था क्वेश्चन पूछा गया है, और ये वाला सवाल था वैसे आज के ऑक्यूपेशन से संबंधित, तो इसे भी ध्यान रखिएगा ना। प्रॉपर सोशल रोल्स की बात करते हैं। बॉक्सेस इंपॉर्टेंट ही होते हैं एनसीईआरटी के, तो इन्हें आपको इग्नोर नहीं करना है, और अगर कोई स्टोरी भी है तो भी ब्रीफ में आपको आइडिया होना चाहिए। देखिए, ये महाभारत के आदि पर्व से लिया गया। महाभारत में जो चैप्टर्स हैं इन्हें पर्व कहते हैं। तो टोटल कितना पर्व है? 18 पर्व हैं, जिसमें से जो आदि पर्व है वहाँ से ये सवाल लिया गया है, वहाँ से ये जो कॉन्सेप्ट बताया गया प्रॉपर सोशल रूल, ये बताया जा रहा है आपको। तो इसमें एकलव्य की स्टोरी है, ये आपको पता होगा, तो इस पर हम डिस्कस नहीं करते हैं बिकॉज ये स्टोरी आपने ज़रूर सुनी होगी। बट यहाँ से आपको समझना ये है, द्रोणा केप्ट हिज वर्ड, नो वन वाज बेटर देन अर्जुना। क्यों? क्योंकि जब उनसे अंगूठा मांगा गया तो ये स्टोरी आपने सुनी होगी, बिकॉज ये अपना प्रोमिस रखना चाहते थे और इस वजह से इन्होंने अंगूठा लिया, और इसके बाद ही वॉज नो लॉन्गर एज फास्ट एज ही हैज़ बीन बिफोर। नाउ बात करते हैं नॉन क्षत्रिय किंग्स की। तो देखिए, शास्त्रों के अकॉर्डिंग ओनली क्षत्रियाज कुड बी किंग, लेकिन बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट रूलिंग लीनियज हैं ये अलग ओरिजिन से थे। जैसे अगर मौर्यन रूलर्स की बात करें जिन्होंने काफ़ी बड़े एम्पायर में रूल किया, तो ये इसमें बहुत ज़्यादा डिबेट चलता है कि ये फिर किस सोशल बैकग्राउंड से थे। तो जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं ये तो सजेस्ट करते हैं कि ये क्षत्रिय थे, बट जो ब्राह्मणिकल टेक्स्ट है ये डिस्क्राइब करते हैं बीइंग ऑफ लो ओरिजिन। शुंग और कण्व जो इमीडिएट सक्सेसर थे मौर्यज के, वो ब्राह्मण थे। इनफैक्ट जो पॉलिटिकल पावर है ये इफेक्टिवली ओपन थी सभी के लिए, जिनका भी जनता का सपोर्ट हो या जिनके पास रिसोर्सेज हों वो डेफिनेटली किंग बन सकते हैं। तो इस तरीके से बात थी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, बिकॉज अगर आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाए कि एंशिएंट इंडिया में या इस तरीके से जो कि केवल क्षत्रिय ही किंग्स बने हैं, तो ऐसा नहीं है। बहुत सारे रूलर्स जो हैं ये ब्राह्मण्स और अन्य सोशल बैकग्राउंड से भी थे। अदर रूलर्स सच एज सकाज हु कम फ्रॉम सेंट्रल इंडिया वर रिगार्डेड एज मलेक्सा। तो ये टर्म ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है मलेक्सा, जिसका मतलब होता है बारबेरियंस और आउटसाइडर्स। अब इसमें एक फैक्ट आपको ध्यान रखना है, जो शक राजा रुद्रदामन है जिन्होंने 2nd सेंचुरी एडी में रूल किया, इन्होंने सुदर्शन लेक को रीबिल्ड किया। तो सुदर्शन लेक के रिपेयरमेंट की बात आएगी तो नाम आपको ध्यान रखना है शक रूलर रुद्रदामन का। अब देखिए, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे एक बात तो ये है कि जो सातवाहन रूलर हैं गौतमीपुत्र सातकर्णी, ये अपने आप को यूनिक ब्राह्मण क्लेम करते हैं, एका ब्राह्मण और डिस्ट्रॉयर ऑफ द प्राइड ऑफ क्षत्रिया। और इन्होंने ये भी क्लेम किया कि कोई इंटर मैरिज नहीं होगी अमोंग द 4 वर्णाज। इसी तरीके से अगर आप देखें तो एक और एग्जाम्पल है कि सातवाहन जो है ये खुद को ब्राह्मण्स क्लेम करते हैं, जबकि ब्राह्मण्स के अकॉर्डिंग जो किंग्स हैं वो क्षत्रिय होने चाहिए। तो इस तरीके से जो 4 फोल्ड वर्ना सिस्टम है ये कोई हार्ड कोर रूल नहीं है। एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर किंग्स जो हैं ये अलग अलग सोशल बैकग्राउंड से आते हैं। ना बात करते हैं जातीज एंड सोशल मोबिलिटी की। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो जाति है ये एक तरीके की सोशल कैटेगरी को रेफर किया जाता है। अब ये केवल बर्थ बेस्ड नहीं है, तो इसे आप इस तरीके से समझ सकते हैं जैसे ऑक्यूपेशन के आधार पर भी जाति सेट हो रही है। जैसे गोल्ड स्मिथ है तो स्वर्णकार, या जो पीपल लिविंग इन विलेजेस सच एज निषाद्स, इस तरीके से अलग अलग तरीके से बताया गया है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि केवल ये बर्थ बेस्ड थी तो यहाँ पे गलती ना करें। तो प्रोफेशन के अकॉर्डिंग श्रेणी या फिर गिल्ड भी ऑर्गेनाइज किए जाते थे, तो यह भी हमने पढ़ा है और इस पर सिविल सर्विसेज में क्वेश्चन भी पूछा गया है।
देखिए ये बॉक्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे सवाल यहाँ से आए हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। संस्कृत टेक्स्ट और इंस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग जो वणिक है ये मर्चेंट्स को डिस्क्राइब करने के लिए कहा जाता है, तो ये डायरेक्टली पूछा जा सकता है, आई थिंक पूछा भी गया एग्जाम्स में, तो ध्यान रखिएगा। वणिक जो है ये मर्चेंट्स को डेजिग्नेट करने के लिए कहा जाता था। जो वाइल्ड ट्रेडर्स वाज डिफाइंड एज एन ऑक्यूपेशन फॉर वैश्याज इन शास्त्रा, अ मोर कॉम्प्लेक्स सिचुएशन इज एविडेंट इन प्लेस सच एज मिरिज कटिका। तो देखिए ट्रेड जो है ये ऑक्यूपेशन वैश्याज के लिए मानी जाती थी शास्त्रों के अकॉर्डिंग, बट मृज कटिका जो प्ले है ये किनके द्वारा पहले लिखी गई है, यही ध्यान रखना है, शूद्रक के द्वारा। यही सवाल बहुत बार पूछा जाता है और 4th सेंचुरी AD की बुक है। मृज कटिका की स्टोरी क्या है ये आपको ब्रीफ पता होना चाहिए, बिकॉज सिविल सर्विसेज में पूछा गया है। द हीरो चारू दत्ता वाज डिस्क्राइब्ड एज बोथ अ ब्राह्मण एंड अ सर्थवा और मर्चेंट, तो या तो ब्राह्मण या फिर मर्चेंट्स के रूप में दिखाया गया है। और जो 5th सेंचुरी इंस्क्रिप्शन है डिस्क्राइब करती है 2 ब्रदर्स को जो कि डोनेट करते हैं टेम्पल कंस्ट्रक्शन के लिए एज क्षत्रिय वणिक। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सिचुएशन देखने को मिलती है। अब देखिए बात करते हैं बियॉन्ड द 4 वर्नास सबऑर्डिनेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट। तो इसमें यही है कि सर्टेन सोशल कैटेगरीज एज अनटचेबल, और ये नोशन थी सर्टेन एक्टिविटीज़ की कि रिचुअल्स वगैरह से संबंधित। जैसे इसमें एक बात तो ये है कि दोज हु परफॉर्म सच टास्क, कौन सा टास्क, जैसे हैंडलिंग कॉर्प्सेज या डेड एनिमल्स, तो उन्हें चांडाल्स के रूप में डेजिग्नेट किया जाता था और हायरार्की में बहुत ही बॉटम में रखा जाता था। देयर टच एंड इन सम केसेज इवन सीइंग देम वाज रिगार्डेड एज पॉल्यूटिंग बाय दोज हु क्लेम टू बी एट द टॉप ऑफ सोशल ऑर्डर। और मनुस्मृति लेट डाउन द ड्यूटीज ऑफ चांडालाज, इनमें क्या है कि इन्हें आउटसाइड द विलेज रहना है, डिस्कार्टेड यूटेंसिल यूज़ करना है, वेयर क्लोथेज ऑफ द डेड एंड ऑर्नामेंट्स ऑफ आयरन। तो ये बात देखिए इनके द्वारा भी कही गई है, चाइनीज़ बुद्धिस्ट मोंग फायान के द्वारा भी डिनोट की गई है कि अनटचेबल्स को हैं ये क्लेपर साउंड करना रहता था स्ट्रीट्स में ताकि पीपल कुड अवॉइड सीइंग देम। तो ये बात भी देखने को मिलती है फॉरेन सोर्सेज से। इसके अलावा ह्वेनसांग जो 7th सेंचुरी में भारत आते हैं, किनके दरबार में, तो हर्षवर्धन के दरबार में। ये बात ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो ये ऑब्जर्व करते हैं कि जो एग्जीक्यूशनर हैं और जो स्केवेंजर्स हैं इन्हें शहर के बाहर ही रहना पड़ता था। अब देखिए एक और बॉक्स है, यहाँ पे भी स्टोरी है, बट एक ही बात इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है। पाली टेक्स्ट मतंग जातक का नाम ध्यान रखें, और जिसमें डिस्क्राइब किया गया बोधिसत्वा यानी बुद्धा इन अ प्रीवियस बर्थ, और इन्हें आइडेंटिफाई किया गया है एज अ चांडाल। अब देखिए ये वाला टॉपिक यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, बियॉन्ड बर्थ रिसोर्सेज एंड स्टेटस। तो इसमें इंपॉर्टेंट बात यही है कि जेंडर्ड एक्सेस क्या है प्रॉपर्टी का, यानी जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये मेल और फीमेल को किस तरीके से डिसाइड होंगी। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट बात शुरू होती है धर्मशास्त्राज और धर्मसूत्राज के अकॉर्डिंग। तो देखिए सबसे पहले अगर मनुस्मृति की बात करें तो जो पैटर्नल स्टेट है ये इक्वल डिवाइड होगा अमोंग सन आफ्टर द डेथ ऑफ पेरेंट्स, और जिनमें जो स्पेशल शेयर है वो एल्डेस्ट को दिया जाएगा। वुमेन जो है ये क्लेम नहीं कर सकती इन शेयर में, लेकिन वुमेन वर अलाउड टू रिटेन द गिफ्ट दे रिसीव्ड ऑन द ओकेजन ऑफ देयर मैरिज, यानी विवाह के दौरान जो गिफ्ट्स वगैरह मिलेंगे ये इन्हें रख सकती थी अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति। और इसे क्या कहा जाता था, स्त्री धन यानी वुमेन की वेल्थ, और ये भले ही उनके चिल्ड्रन से इनहेरिट हो या फिर विदाउट द हस्बैंड हैविंग एनी क्लेम ऑन इट, यानी जो स्त्री धन वुमेन के पास है जो उन्हें मैरिज के दौरान मिली है, ये चीज़ डायरेक्टली इनहेरिट की जा सकती है चिल्ड्रन को बिना हस्बैंड के क्लेम के, यानी हस्बैंड इस चीज़ पर क्लेम नहीं करेंगे बल्कि ये चिल्ड्रन को जा सकती है। इसी के साथ ही मनुस्मृति के अकॉर्डिंग वॉन्ड वुमेन अगेंस्ट होल्डिंग फैमिली प्रॉपर्टी, यानी फैमिली प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करना, और इवन देयर ओन वैल्यूएबल्स विदाउट द हस्बैंड्स परमिशन। हालांकि हमने प्रभावती गुप्त के बारे में पढ़ा था, आपको याद होगा, चंद्रगुप्त सेकंड की डॉटर, और इनके ये क्वीन थी डेफिनेटली। तो यहाँ पे एक्सेप्शनल केस है। देखिए आपको इन जनरल और एक्सेप्शन के बीच फ़र्क पता होना चाहिए हिस्ट्री में, कि इन जनरल जैसे अगर कोई टेक्स्ट लिखी गई है संस्कृत में एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर, तो ये समझना पड़ेगा कि उस टाइम पे बोलचाल की भाषा थी क्या थी, प्राकृत थी, पाली थी, या कौन सी भाषा थी, बिकॉज उससे काफ़ी चीज़ें इम्पैक्ट होंगी। इसी तरीके से जो एपिग्राफी या टेक्सचुअल किसी भी तरह की एविडेंस हो, ये सजेस्ट करते हैं कि अपर क्लास वुमेन के रिसोर्सेज, लैंड, कैटल, मनी, इन चीज़ों में एक्सेस था, और बट ये चीज़ें जनरली कंट्रोल्ड बाय वुमेन। सो मैन एंड वुमेन वेल्थ एक्वायर कैसे कर सकते थे, तो 7 मीन्स थे, इनहेरिटेंस, फाइंडिंग, परचेज, कन्क्वेस्ट, इन्वेस्टमेंट, वर्क, एक्सेप्टेंस ऑफ गिफ्ट, ये 7 तरीके थे अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति। इसी तरीके से वुमेन के पास 6 मीन्स थे ऑफ एक्वायरिंग वेल्थ। ना बात करते हैं वर्ना एंड एक्सेस टू प्रॉपर्टी।
तो ब्राह्मणिकल टेक्स्ट के अकॉर्डिंग जो एक और क्राइटेरिया है अपार्ट फ्रॉम जेंडर वेल्थ को, तो ये वर्ना सिस्टम के अकॉर्डिंग है। तो जैसा कि हमने पढ़ा था, अकॉर्डिंग टू वर्ना सिस्टम सुद्राज वर सर्विट्यूड विद अ वैरायटी ऑफ ऑक्यूपेशन वर लिस्टेड फॉर मैन इन फर्स्ट 3 वर्नास। तो फर्स्ट 3 वर्नास में कई सारे वैरायटी ऑफ ऑक्यूपेशन है, और ये जो प्रोविजन है ये एक्चुअली इम्प्लीमेंट किया जाए तो जो वेल्दिएस्ट मैन है वुड हैव बीन द ब्राह्मण एंड द क्षत्रियास। अब ब्राह्मणिकल व्यू ऑफ सोसाइटी के अकॉर्डिंग जो कि धर्म सूत्राज में कोडिफाई किए गए हैं, धर्म सूत्र और धर्म शास्त्राज में। अदर जो ट्रेडिशनल डेवलप क्रिटिक हैं वर्ना ऑर्डर के, जिनमें जो बेस्ट नोन है वो क्या है, ईयरली बुद्धिज्म के साथ ही देखने को मिलते हैं। बुद्धिस्ट जो है ये ऑर्गेनाइज करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं सोसाइटी के डिफरेंसेस को, बट डिड नॉट रिगार्ड दिस एज नेचुरल और इनफ्लेक्सिबल। यानी सिंपल सी बात यह है कि बुद्धिस्ट रिकॉग्नाइज तो करते हैं सोशल डिफरेंसेस हैं, बट ये नेचुरल नहीं मानते हैं। ऑब्वियसली ये नेचुरल, अगर आप देखें बुद्धिस्ट के अकॉर्डिंग तो ये नेचुरल नहीं है। और आइडिया ऑफ क्लेम टू स्टेटस ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, यानी बर्थ के आधार पर जो क्लेम की बात है इसे भी ये रिजेक्ट करते हैं। जस्ट बिकॉज कोई किसी पर्टिकुलर सोशल बैकग्राउंड से आता है तो उस आधार पर वो कोई चीज़ क्लेम नहीं कर सकता, इस आइडिया को ये रिजेक्ट करते हैं। अब ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है सीडीएस वगैरह में, ध्यान रखिएगा। मध्यमा निकाय की हम बात करते हैं तो ये एक तरीके का पाली बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, और ये वेल्दी सुद्रा की बात करता है। इनमें स्टोरी है अवंतीपुत्र और जो कि डिसाइपल हैं बुद्धा के, जिनका नाम है कच्छन, इन दोनों के बीच की ये स्टोरी है। अब ना बात करते हैं वेल्थ शेयरिंग के कॉन्सेप्ट को। तो देखिए अल्टरनेटिव सोशल सिनेरियो भी था, यानी वेल्थ क्लेम करने के अन्य तरीके भी थे। जैसे सिचुएशन वैसी भी बन सकती है जब मेन जेनरस हों, रिस्पेक्टेड हों, तो उस टाइम पे फिर क्या होता है, वो वेल्थ को डोनेट करते थे। वन एरिया वेयर दीज वैल्यूज़ वर चेरिश्ड वाज एंशियंट तमिलकम। तो एंशियंट तमिलकम में इन वैल्यूज़ को चेरिश किया गया। जैसे अर्लियर हमने चैप्टर 2 के अंदर भी इस टॉपिक को कवर किया था कि कई सारे चिफडम्स होते थे 2000 सालों पहले, और इनमें क्या था कि जो चीफ होते थे इन चिफडम के, वो पेट्रोन होते थे, यानी बार्ड पोएट, इन लोगों को पेट्रोन प्रदान करते थे। और क्योंकि जो बार्ड्स हैं या जो पोएट्स हैं ये राजा की जो जीवनी है या जो राजा से संबंधित बातें हैं वो कहते थे। अब देखिए यहाँ से बहुत कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस करने को नहीं है, बहुत ही जनरल बातें, सोशल डिफरेंसेस, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। जैसे यहाँ पे एक जो कंसेप्ट है सुत्त पीटक के अकॉर्डिंग बताया गया है, एक स्टोरी बताई गई है, ओरिजिनली ह्यूमन बीइंग डिड नॉट हैव फुल्ली इवॉल्व, यानी फुल्ली बॉडीली फॉर्म में नहीं थे। इसके बाद किस तरीके से इवॉल्वमेंट हुई और इसके बाद लोग किस तरीके से ग्रीडी बने, इस तरीके की स्टोरीज़ हैं। तो ये आप रीडिंग के लिए पढ़ सकते हैं, बट इनमें एग्जाम रेलेवेंट बहुत कुछ नहीं है। इसके बाद ये बताया गया है किस तरीके से हिस्टोरियन कई सारे टेक्स्ट को एनालाइज करते हैं हिस्ट्री लिखने से पहले, और पाली, प्राकृत, तमिल, कई सारी भाषाओं की जो कि ऑर्डिनरी पीपल, ऑर्डिनरी लोगों की भाषा रही हो, या फिर संस्कृत जो कि प्रीस्ट, इलीट क्लास की जो भाषा रही होगी, इनसे संबंधित टेक्स्ट को अध्ययन करते हैं और इसके बाद फिर कंक्लूजन पर पहुँचते हैं। यहाँ बस एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है लैंग्वेज एंड कंटेंट में, महाभारत से संबंधित है, वो ये कि जो हिस्टोरियन है ये कंटेंट को 2 तरीके से क्लासिफाई करते हैं। पहला तो ये कि नैरेटिव, जो सेक्शन है जिनमें स्टोरीज हों तो उन्हें नैरेटिव कहा जाता है, और दूसरा क्या है, दूसरा है डायडेक्टिक। डायडेक्टिक में वो सेक्शन आएंगे जिनमें सोशल नॉर्म्स, इन चीज़ों को प्रिस्क्राइब किया गया है, तो वो डायडेक्टिक कहलाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, ये पहला तो ये जो स्टोरीज हैं वो नैरेटिव कहलाएंगे, और जो सोशल नॉर्म्स है ये डायडेक्टिक कहलाएंगे। ना बात करते हैं द सर्च फॉर कन्वर्जेंस की। तो महाभारत किसी भी अन्य एपिक की तरह बैटल और फॉरेस्ट, पैलेसेस, इन चीज़ों के डिस्क्रिप्शन से संबंधित है। 1951 और 52 में जो आर्कियोलॉजिस्ट बी लाल हैं, इन्होंने एक विलेज एक्सकेवेट किया हस्तिनापुर के नाम से, जो कि मेरठ उत्तर प्रदेश के अंदर है। तो ये ध्यान रखिएगा, कई बार स्टेट पीएससीज वगैरह में, इवन यूपीएससी के भी कई सारे एग्जाम्स में जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने डिस्कवरी की, उनसे संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। तो नाम ध्यान रखिएगा, बी लाल, और इन्होंने हस्तिनापुर के अंदर डिस्कवरी की, मतलब हस्तिनापुर विलेज की बेसिकली डिस्कवरी की उत्तर प्रदेश में। इन्होंने ऑक्यूपेशन लेवल के एविडेंसेस वगैरह देखे, जिस तरीके से सेकेंड और थर्ड आर ऑफ इंटरेस्ट ऑफ टू अस। यानी इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिस तरीके से इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर हमें स्टैंडर्डाइज ब्रिक वगैरह देखने को, फिक्स पैटर्न ऑफ हाउसेस देखने को मिलते थे, उस तरीके का यहाँ कुछ नहीं देखने को मिलता। लिमिटेड एरिया एक्सकेवेट किए गए, लेकिन कोई डेफिनिट प्लान नहीं देखने को मिलता घरों का, लेकिन वॉल ऑफ मड ब्रिक्स ये एनकाउंटर किए गए। जो मड प्लास्टर हैं इनकी डिस्कवरी से पता चलता है कि रीड मार्क्स, और ये भी सजेस्ट करते हैं कि जो हाउसेस हैं इनमें रेड वॉल की प्लास्टिंग भी होगी मड के साथ।
लास्ट देखिए, महाभारत एक तरीके का डायनेमिक टेक्स्ट है। बहुत सारे अलग अलग भाषाओं में अलग अलग वर्जन्स देखने को मिलते हैं इस एपिक के। सो टाइमलाइन की अब बात कर लेते हैं। अष्टाध्यायी जो पाणिनि के द्वारा लिखी गई 5th सेंचुरी BCE की बुक है और ये संस्कृत ग्रामर पर है, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा चरक और सुश्रुत संहिता ध्यान रखिएगा, मेडिसिन से संबंधित है। नाट्य शास्त्र भरत मुनि का 3rd सेंचुरी AD, ये भी ध्यान रखिएगा, जो कि ड्रामेटर्जी पर आधारित है। अब अगर आपने वीडियो को एंड तक ध्यान से देखा है तो इस क्वेश्चन का आंसर करिए। जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है मध्यमा निकाय, ये किस भाषा में है? संस्कृत में, पाली में, प्राकृत में या तेलुगु में? और ये सवाल CAPF 2018 का है। और दूसरा क्वेश्चन CDS 2018 का है, डायलॉग ऑन वर्णा बिटवीन किंग अवंतीपुत एंड कच्छना अ डिसाइपल ऑफ बुद्धा, यानी बुद्धा के डिसाइपल कच्छना और जो किंग अवंतीपुत है, इनके बीच जो वर्णा के ऊपर डिस्कशन है, ये किस निकाय में है? मध्यमा निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय या अम्बठ सुत्त? इन दोनों सवाल के आंसर कमेंट बॉक्स में करें या वीडियो में आप देख सकते हैं, हमने ये डिस्कस भी किया है ऑलरेडी। सो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। थैंक यू वेरी मच।